be possible. ओके, तो आप समझ लो कि फोर्जिंग ऑपरेशन कभी होगा ही नहीं, मतलब जितने भी तरह के जो फॉर्मिंग ऑपरेशंस है, रोलिंग है, ड्राइंग है, तो मेटल का डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली रिजिड, बिकॉज उसमें कोई खाली स्थान है नहीं, मतलब देयर इज नो एम्प्टी स्पेस वेयर एटम्स कैन मूव। आप लोग एक एक गेम आता था बचपन में, मुझे याद है समथिंग, जिसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बने रहते थे लाइक दिस समथिंग, और देयर विल बी सम इमेज, ओके, some kind of image is formed like this, ठीक है। अब क्या करना होता था कि ब्लॉक्स को ये रैंडमली ओरिएंटेड इमेज आपको क्लियर दिखता नहीं था, आप क्या करते थे कि ब्लॉक्स को इधर उधर करके आप क्या करते थे, उसको इमेज को शो करते थे, लाइक है ना, इमेज को अरेंज करते थे इस तरह से कि कंप्लीट फॉर्मेशन हैपन, मतलब इट विल हैपन। अब आप बताओ, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि if there are like 16 blocks in which only 15 this one will be there, like a small chips will be there, and one will be empty space, one block will be empty, you might have observed, and because of that empty space only, you could slide all the blocks from here to there like this। अगर आपको सारा 16 का 16 फील्ड रहता तो यू कुड हैव नेवर कंप्लीट, आप कुछ कर भी नहीं पाते, दिस वुड हैव बीन रिजिड। समझ में आ रहा है? तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होता है, डिफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको मेटल में तो क्या होना चाहिए, एक डिफेक्ट्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, आप लोग मटेरियल साइंस में इस चीज को पढ़ोगे, और 12th में भी आपने पढ़ा होगा, 11 12 आई थिंक, आई डोंट नो, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे ये चीजें पढ़ी होगी आपने कि मेटल में डिफेक्ट्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट डिफेक्ट ओनली एटम कैन स्लाइड, इट कैन ऑक्यूपाई टू दैट एम्प्टी स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन मे हैपन। ओके, so that is how the deformation happens। so look at this, if deformation is happening तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये लैटिस प्लेन है, ठीक है, तो मेटल क्या होगा, ये पोर्शन जो है स्लाइड करके कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, उसके बाद ये इस तरफ नहीं आएगा, वाई, बिकॉज देयर इज ए ग्रेन बाउंड्री, सो मेटल विल नॉट स्लाइड आफ्टर दैट ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। यहां से यहां तक तो स्लाइड आप वो आसानी से कर लेगा। सिमिलरली कोई यहाँ पे का जो एटम है वो क्या कहां तक जा सकता है, इस पोर्शन तक जा सकता है, वहां तक स्लाइड वो आसानी से कर लेगा, लेकिन ग्रेन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ग्रेन बाउंड्री को क्रॉस, इसका मतलब क्या है, आप डिफॉर्मेशन कहां तक कर सकते हो, ये मेटल जो है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस मच डिस्टेंस इट इज पॉसिबल, ओके, so only this much deformation is possible, आप इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप क्या कर, अगर आप उससे ज्यादा डिफॉर्मेशन करना चाहते हो तो क्या करना होगा, यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, फोर्स आपको ज्यादा अप्लाई करना होगा, तो वो क्या करेगा, इट विल क्रॉस दैट ग्रेन बाउंड्री, दैट एटम विल क्रॉस द ग्रेन बाउंड्री। So to cross the grain boundary, it requires a lot of pressure, and after that, once it has crossed, again it can deform up to here, and again there it requires a lot of pressure. Clear? So this is how the deformation takes place. लेकिन आपने क्या करा है, इसको already compress करके रखा है, ठीक है। So when you have already compressed it, now you see the grains are small here. Look at this. So you can understand now there is more, you can say hindrance for the movement of the atoms। so यहाँ का एटम है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, आफ्टर दैट इट रिक्वायर्स मोर स्ट्रेंथ टू क्रॉस दिस ग्रेन बाउंड्री। सो इसलिए बोला जाता है कि मोर फाइन ग्रेन्स है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसलिए मैंने कल बताया था कि जब फाइन ग्रेन्स आर स्मॉल, देन हार्डनेस विल बी हाई, स्ट्रेंथ विल बी हाई,
If grains are bigger, then ductility will be high and toughness will be high, but the strength will be lower and hardness will be lower. वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो वो क्यों होता है, यहाँ पे आपको रीजन बताया गया कि जब ग्रेन्स छोटे हो रहे हैं तो एटम्स जो है मूव करने के लिए उसको फ्रीडम बहुत कम है, so it requires a lot of strength to cross the grain boundary। लेकिन आपको बिग बिग ग्रेन्स हैं तो क्या है, वो आसानी से स्लाइड कर सकता है, ठीक है। so that is how uh, the strength and hardness of the material increases, so that is known as work hardening। इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, वर्क हार्डनिंग बोलते हैं या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं। ओके, सो what are the obstacles which come in between movement of the atoms? First is grain boundaries। okay, so I have told that if bigger grains are there, then less hindrance, bigger grains means less hindrance, and due to that less hardness, clear। so grains if it is bigger, then hardness will be less, hardness and strength। मैं फिर से बता दे रहा हूं जो लोग नहीं प्रेजेंट थे। so that will be less and ductility and toughness will be more, clear। so this is what is the effect of grains। now what about foreign atoms? uh, you might have observed that to increase the hardness or strength of the material we add some of the foreign materials। जैसे आपको याद होगा स्टील, व्हाट इज स्टील, कोई बता सकता है स्टील क्या है? okay, simplify, I'll simplify, what is the difference between a steel and iron? किस चीज का एलवाई होता है? स्टील क्या चीज होता है? स्टील इज, आप बताओ, आप लोग डिप्लोमा करे हो मैकेनिकल से, तो यू मस्ट बी हैविंग आइडिया व्हाट इज स्टील। yeah, correct। so a steel is basically iron plus carbon, they are mixed, clear। now why they are mixed? अच्छा, अगर आपने सिर्फ आयरन यूज किया होता तो क्या होता? ओनली आयरन, देयर इज नो कार्बन इन, यू यस, नहीं, हाँ दैट इज ओके। ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन विल हैपन एट अ हायर टेम्परेचर, but at room temperature oxidation is not going to happen। so I'm talking about if you use only iron at room temperature, हाँ ऑब्वियसली, तो वो आयरन है तो हम लोग जनरली जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो स्टील का बनता है, आयरन का नहीं बनता है। आपने कभी आयरन का ऑब्जेक्ट देखा है बना हुआ, कोई भी प्रोडक्ट जो आयरन का बना हो? आयरन का बनता है, अच्छा है। एक्चुअली देयर इज नो प्रोडक्ट विच इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन का कोई भी सामान नहीं बनता बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। आयरन इज वेरी वेरी सॉफ्ट, ओके। आयरन अगर एलोन आपने यूज करा है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते विच विल बी यूज्ड फॉर लाइक फोर्स ट्रांसफर। फोर्स ट्रांसफर के लिए आप यूज नहीं कर सकते,
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा कार्बन डालना पड़ता है, मतलब वो स्टील ही होगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टील। Okay, so there are 3 kinds of steel. Okay, I'll tell you, आयरन में कार्बन आप क्यों डालते हो। तो मैंने अभी बताया फॉर एन एटम। So let's suppose, just go back on here. So at this point, here if there is a carbon in between, like lattice structure, there are 4 iron atoms, okay, and in between one is carbon atom, something like this. One is carbon atom. What will happen, this atom when it will try to move, then carbon will come in between. Okay, so this is what it hinders the movement of the atom. तो क्या होता है, मटेरियल हार्ड हो जाता है उसके कारण से। उसके लिए अगर उसको मूवमेंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, मोर फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा आपको फोर्स प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। देन ओनली इट इज पॉसिबल टू मूव द एटम। Okay, but if there is no carbon atom, then generally it happens that the iron atoms, they may move freely, very easily। थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, क्या हो जाएगा, वो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। आप आसानी से उसको फोल्ड कर सकते हो आयरन को, तो एल्यूमिनियम से भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा अगर आप आयरन, सिर्फ आयरन यूज करोगे तो आयरन में कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा वो हार्ड होता जाएगा। ओके, तो इसलिए कार्बन ऐड करते हैं, तो जितना ज्यादा आपको हार्डनेस चाहिए, कार्बन का परसेंटेज आपको उतना इंक्रीज करना होगा। एंड you know how much carbon? So carbon up to 2%, that is carbon less than 2% is known as a steel, and carbon greater than 2% is known as cast iron. There are 2 types of iron products, one is steel and one is cast iron. If carbon is less than 2%, then it is known as a steel, and if carbon is greater than 2%, it is cast iron. A steel is generally ductile, but cast iron is brittle. Okay, and आप हैंडपंप की बातें कर रहे हो, तो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ हैविंग ए मोर कार्बन। Okay, so you might have observed they break very easily. Like sometimes बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो वो टूट जाता है उसका हैंडपंप का जो हैंडल है। Why? Because of this, yeah, because of this brittleness. But iron will never, iron cannot break. It will bend easily. तो अब steel है 2%. अब there are 3 types of steel. One is low carbon steel, जिसको बोलते हैं हम लोग mild steel. There is medium carbon steel and there is high carbon steel. Mild steel, जो भी mild steel is very very soft. Okay, तो इसमें कार्बन परसेंटेज होता है, it is around 0.3%, less than 0.3% basically, 0.1 to 0.3, you can say 0.15 to 0.3% of carbon is there, then it is known as low carbon steel. अगर आप 0.1% से नीचे अगर आपने कार्बन कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। मीडियम कार्बन इज अराउंड 0.3 to 0.5%, around that range, and sorry, not 0.5, it is 0.
8 or 9%, something like that. And this is from 0.9 to 1.7%. This is high carbon steel. 1.7 के ऊपर जनरली कार्बन को आप इंक्रीज करोगे तो चांसेस है कि वो ब्रिटल मटेरियल बन जाए, कास्ट आयरन बन जाए. तो ऑल्दो इट इज गिवन ए रफ आइडिया 2%, बट 2% तक हम लोग यूज नहीं करते. ठीक है, 1.7 इज मैक्सिमम वी गो. 1.7% से ज्यादा आप कार्बन उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो सकता है. देयर इज ए मैक्सिमम चांस, सो वी डोंट गो फॉर दैट. क्लियर? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप बता सकते हो आप माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज वेरी माइल्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट. ओके, इसलिए इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं. तो सॉफ्ट है इसका मतलब क्या होगा, कार्बन उसमें कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा. ओके, सो आप यहां से भी याद रख सकते हो कि माइल्ड स्टील इज हैविंग लो कार्बन. सो आयरन प्लस कार्बन, जिसमें कार्बन बहुत कम होगा तो उसको माइल्ड स्टील बोलेंगे. थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उसको मीडियम कार्बन बोलेंगे. और बहुत ज्यादा होगा तो हाई कार्बन स्टील होगा. लेकिन बहुत ज्यादा कितना, नॉट ग्रेटर देन 1.7 or 2%. As soon as you increase from 1.7 or 2%, then it becomes cast iron. अच्छा, अब कास्ट आयरन में भी आप कितना कार्बन आप मिक्स कर सकते हैं. सो आयरन हैज ए solubility of 6% कार्बन. नोट, ये याद रखना है कि आयरन हैज solubility of 6% carbon. Means maximum 6% carbon only you can mix. उससे ज्यादा आप मिक्स नहीं कर सकते. इतना ही वो solubility है इसका. क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है. और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए स्टील आयरन में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टील किस तरह का होता है, कितना सब कुछ. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इसको आपको आज से याद रखना है. तो मैंने बताया कि फॉरेन एटम्स क्यों डाले जाते हैं, टू इंक्रीज द हार्डनेस. क्योंकि अब एटम्स का मूवमेंट फ्रीली नहीं हो सकता है, इसलिए वो हार्ड हो गया मेटल. ठीक है, स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज हो गया, हार्डनेस भी इंक्रीज हो गया. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट. बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट मतलब क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है इसमें. एंड देन अनलोडेड. अनलोडेड मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली डिफॉर्म्ड रहेगा. तो इट्स यील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम, बिकम इक्वल टू यूटीएस. तो क्या होगा, यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. अब ये सब चीजें आपको, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये यूटीएस क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है. तो मैं बता दूं, ये जो आयरन कार्बन डायग्राम आप लोग, सॉरी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोग पढ़ते हो, दिस इज द स्ट्रेन, स्ट्रेस, एंड दिस साइड इज स्ट्रेन. So here you get yield strength. This is your yield strength by the yield point, and this is your ultimate strength, means maximum strength. This is UTS, ultimate strength. So पूछ रहा है कि कोई मेटल है, उसको क्या किया आपने, डिफॉर्म करके यहाँ तक लाया और उसके बाद आपने अनलोड कर दिया. दिस इज द पॉइंट, अप टू हियर यू हैव डन. सो व्हाट विल हैपन, तो जैसे ही आपने अनलोड किया तो क्या होगा, बिकॉज ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है. तो आफ्टर दैट पूछ रहा है इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा. तो यस, इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो ये यील्ड पॉइंट है ना, नाउ आफ्टर डिफॉर्मेशन इस यील्ड पॉइंट विल बिकम हियर.
मीन्स yield पॉइंट इज इम्प्रूव्ड, इट्स yield स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड। तो आप सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेंथ विल इम्प्रूव, ये आप याद रखना। जब भी आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हो किसी मेटल का, तो क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है। अब चाहे वो यील्ड स्ट्रेंथ हो या अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो, कोई भी हो, वो इंप्रूव कर जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हो तो क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। व्हाट अबाउट डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का क्या होगा? इंप्रूव करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? इंप्रूव होगा, डिक्रीज होगा। मैंने बताया तो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, ग्रेन्स क्या हो रहा है, छोटे हो रहे हैं। ओके, और यू कैन से like they become fine grains. Fine grains मतलब strength is more, hardness is more, but ductility will go down. Ductility will go down. तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, हार्डनेस इंप्रूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किस तरह से स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, किस तरह से हार्डनेस इंप्रूव हो रहा है, और ये क्या रीजन होता है? तो मैंने बताया ग्रेन बाउंड्रीज, फॉरेन एटम्स, other dislocations. Yeah, obviously there will be more dislocation. If dislocations are more, then there is less chance of sorry, yeah, less chance of deformation. So deformation will become difficult, and that's how the strength and hardness of the material improves. This is known as work hardening or strain hardening. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, व्हाट इज वर्क हार्डनिंग और व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग। तो आपको बताना यही है कि व्हाट इज that as like because of the plastic deformation, the grains they become fine, okay, and due to that there is like the movement of the atom is now restricted, okay. So due to that you can say because of the grain boundaries, so to cross the grain boundary you require more force or more pressure to be applied. So that improvement in the strength or hardness of the metal because of the plastic deformation is known as work hardening. And plastic deformation plus foreign atoms, अगर आपने foreign atoms भी उसमें डाल दिया है तब भी work hardening is going to happen. So that these are the two regions mainly. One is plastic deformation, another is foreign atoms. These are the two regions of work hardening. Plastic deformation से grain refine हो रहे हैं, and due to that what is happening, the hardness is increasing. तो ये आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा। Okay, so now little bit we will talk about hot working and cold working. What are the advantages, what are the disadvantages of hot working and cold working? Hot working किसको बोलते हैं? So forming above pre-crystallization temperature is known as hot working. इससे क्या होता है कि there is no hardening will take place. अगर आपने हॉट वर्किंग किया है तो हार्डनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं हार्डनिंग होगा? बिकॉज अच्छा ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तब आपको पीछे फिर से ले जाऊंगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है एक्चुअली हॉट वर्किंग। हाँ, यस,
Okay, are you speaking something? हाँ, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं? हॉट वर्किंग करने के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा? तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टेम्परेचर एट विच हॉट वर्किंग इज कंप्लीटेड। मतलब आप लेट सपोज माइल्ड स्टील आपने लिया, ठीक है, उसको आपने 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करते हो, दिस इज हॉट वर्किंग फॉर माइल्ड स्टील लेट सपोज। Okay, so now it is told, it is asked that temperature at which hot working is completed. Let's suppose आपने इसको हीट किया है 1100 डिग्री सेल्सियस तक, it is heated, the metal is heated up to 1100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसको क्या करा, इस मेटल पे फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया फ्रॉम बोथ साइड। अब ये डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आप ये फोर्स कब तक लगाए रखोगे इस पे, because now it is getting cooled, okay, as you are working it will get cooled। अब आप कब तक इस पे फोर्स, सेम फोर्स अप्लाई करके रखोगे? क्या जैसे ही ये इस शेप में आया उसके बाद छोड़ दोगे, या फिर अप टू सर्टेन टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन दैट फोर्स? ये इसी को बोलते हैं कि अप टू विच टेम्परेचर हॉट वर्किंग इज कंप्लीटेड। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1100 डिग्री सेल्सियस है, इमीडिएटली यू हैव डिफॉर्म्ड एंड यू हैव लेफ्ट, तो वो हॉट वो कंप्लीट हो गया, नहीं, आपको गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो क्या गड़बड़ होगा, लुक एट दिस डायग्राम, इट विल टेल यू एवरीथिंग। लेट सपोज रूम टेम्परेचर पे ग्रेन का साइज ये है, आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द ग्रेन साइज। अब आपने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना चालू किया, ग्रेन साइज इंप्रूव होगा या सेम रहेगा? Grain size is going to improve or it will be same when you are increasing the temperature? It will be same as it is seen. Why? Up to recrystallization temperature there is no improvement in the grain size, ठीक है। कुछ हाँ, you have to increase the temperature, but there is no kind of size of grain will not increase, okay। At recrystallization temperature there will be new grains formed। अगर ऐसा पहले से ऑलरेडी कोल्ड वर्किंग आपने कर रखा है ना, उसको ट्विस्ट करके रखा है, ठीक है, ग्रेन्स जो है किसी भी तरह से कंप्रेस्ड है, मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल। मैंने बताया था लास्ट क्लास कि अगर कंफर्टेबल होगा तो न्यू ग्रेन्स फॉर्म नहीं होंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, बट इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल देन न्यू ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि दे आर कंफर्टेबल राइट नाउ, सो इफ दे आर कंफर्टेबल देन ऑब्वियसली देयर इज नो न्यू ग्रेन्स आर गोइंग टू फॉर्म एट दिस पॉइंट। लेकिन इफ ऑलरेडी दे आर डिसकंफर्टेबल, मतलब वो अभी थोड़ा डिस्कंफर्ट में है, ठीक है, उसको आपने प्रेस करके रखा है और ग्रेन्स जो है वो किसी तरह से है ना अपने आप को एडजस्ट करे रखा है, तो क्या होगा, जैसे ही वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आसपास पहुंचेगा तो क्या होगा, they will start forming new grains and they will relax themselves, they will make themselves comfortable। तो at this point new grains will be formed, and after that what will, if you increase the temperature more, then now the new grains which are formed they will start increasing their size। छोटा सा ग्रेन है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे they will start growing, ओके। और मैंने बताया था क्यों ग्रो करेगा, बिकॉज ऑफ द कोएलेसेंस और इधर से ज्वाइनिंग ऑफ द ग्रेन्स। सो दिस इज हाउ न्यू ग्रेन्स आर
ओके इम्प्रूव्ड, ओके द साइज ऑफ द ग्रेन इज इम्प्रूव्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रेन्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज और डिक्रीज, increase, correct, and ductility and toughness increase or decrease, even increase, कौन सा डिक्रीज, ductility, okay this one will be decreasing, if grain size is increasing strength and hardness is increasing but ductility is reducing। किसी के पास कोई और आइडिया है? So this is desirable, isn't it? Strength, if it is increasing, that is very nice. So as we increase the temperature, hardness will increase and ductility, strength will also increase. So that's a good sign, isn't it? आप कोई मेटल को हीट करते हो तो क्या होता है, उसका सॉफ्टनेस बढ़ता है या हार्डनेस बढ़ता है? बताओ। If you increase the temperature of the metal, hardness is going to increase or softness is going to increase? Hardness is going to increase. I think you are not getting anything what I am teaching. कोई इशू है क्या? ये कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। अगर आप टेम्परेचर किसी मेटल का इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, हार्डनेस इंक्रीज करेगा या सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगा? किसी को लगता है हार्डनेस इंक्रीज करेगा? आई एम टेलिंग दैट if you increase the temperature of the metal, hardness will increase or softness will increase? And occasionally no, just I am talking about the increasing the temperature, just increase the temperature, you don't go for the cooling part. I'm just telling, if you increase the temperature of the metal, are you able to hear whatever I am talking? Actually I think you are not properly hearing, maybe. Anyone have any क्या आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? नहीं, तुम्हारा साउंड तो क्लियर नहीं। आप ऐसा करो कि ओके, कैन बी write messages, yes, okay, okay, so now you can reply by sending messages, okay, or like I'll tell you to write them, any word you can write that one. So okay, so it's a simple idea, everyone can reply, or okay later I will talk about that. तो मैंने बताया कि एंड इट्स अ सिंपल लॉजिक, एक कोई भी बच्चा भी बता देगा कि अगर आप मेटल को हीट करते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, व्हाट हैपेंस, इट्स सॉफ्टनेस विल इंक्रीज। अर्लियर इट वाज हार्ड, यू कैन नॉट बेंड इट, तो आप बेंड करने के लिए क्या करते हो, उसको थोड़ा हीट करते हो, ठीक है, तो सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। तो आप कैसे बोल रहे हो कि ग्रेन इंक्रीज करेगा, तो फिर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल इंक्रीज।
This is wrong. And ductility means softness. So ductility and softness will increase. Grain increases when temperature increases. Okay, when temperature is improved, grain size will improve, and when grain size is improved, softness is increasing, that is ductility is increasing, and hardness and strength will decrease. Are you clear? So okay, so same thing is happening here. You look at this point, as the temperature is increased from the recrystallization temperature, above recrystallization temperature, then only grain size is improved. Clear? But below recrystallization temperature, there is no change in the grain size. The size of the grain is fixed, same. Okay. So if the grain size is increasing, is it good or bad for us? अगर आप कोई मान ली कि कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो अगर ग्रेन साइज इंक्रीज हो जा रहा है तो इस ये सही है, बैड, बिकॉज स्ट्रेंथ इज डिक्रीज। नो, हम लोग को तो स्ट्रेंथ से मतलब है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी प्रोसेस, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ग्रेन का साइज इंप्रूव हो, राइट? तो हमें ग्रेन का साइज इतना ही रखना है, ठीक है, या फिर इससे छोटा करना है, लेकिन यहाँ तो इंप्रूव हो गया। तो अब हम, अगर आपने क्या किया ना, ये इंप्रूव्ड साइज है, ग्रेन साइज इज इंप्रूव्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ अगर आपने स्लो कूलिंग कर दिया इसको, आपने कुछ भी इस पे प्रेशर बिना अप्लाई किए हुए इसको ठंडा कर दिया, धीरे 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 धीरे, स्लो कूलिंग, जिसको बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं? एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग। दो प्रोसेस, हाँ, यस, हाँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से। Okay, so I told that if grain size is bigger, then strength is lower, and that is good, not good for us. That is not good for design purpose. तो हमें क्या चाहिए? Grain size should be lower. Okay, so if you are cooling down, ठीक है, this is that very high temperature. Okay, this is melting point, solidus temperature जिसको बोलते हैं, or you can say it is a melting point temperature. So if you cool down this metal without doing any kind of any kind of forming operation, तो क्या होगा? ग्रेन का साइज जो है वो उतना का उतना ही रह जाएगा। बिगर ग्रेन विल बी देयर, इट विल नॉट बिकम अ स्मॉलर। जब आप उसको कूल डाउन करोगे ना वेरी वेरी स्लोली, देन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द ग्रेन साइज। तो मैंने बताया कि दो तरह का कूलिंग होता है, एक होता है क्वेंचिंग, तीन तरह का कूलिंग होता है। एनीलिंग को क्या बोलते हैं? एनीलिंग इज कूलिंग एट कंट्रोल्ड रेट, कूलिंग एट कंट्रोल्ड रेट। नॉर्मलाइजिंग किसको बोलते हैं? कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। एंड क्वेंचिंग होता है फास्ट कूलिंग। यस, यस, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा। एक्चुअली आई नो यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। ओके, सो okay, then I'll send it today only, like now, because oh, last video also I have not posted. Okay, okay, sorry, I forgot that one to post. Okay, I'll send both the videos, the last class one and today's class also. Okay, so you can just go through that video, complete video. It will be easier for you to understand. So I was talking about, now I will finish it.
I think it will not be completed, but in next class I will cover. So first of all, understand these three processes, cooling processes. These are cooling processes. One is known as annealing, second one is normalizing, and third one is quenching. Annealing is cooling at controlled rate. Controlled rate means what? तो आप ना टेम्परेचर को बहुत धीरे 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 आप उसको रिड्यूस कर रहे हो. इट इज नोन एज एनीलिंग ऑपरेशन. उससे क्या होता है, ग्रेन्स का साइज जो है ना वो चेंज नहीं होता है ज्यादा. इफ बिगर ग्रेन्स आर देयर दैट विल रिमेन बिगर, दैट विल नॉट बिकम स्मॉलर. एनीलिंग. नॉर्मलाइजिंग मींस आपने क्या करा कि मेटल को हीट करके उसके बाद उसको रूम में छोड़ दिया, मतलब रूम का टेम्परेचर है उसमें आपने छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा फास्ट कूलिंग होगा, लिटिल बिट, बट नॉट दैट मच फास्ट. ओके, इट विल बी लिटिल बिट फास्टर कूलिंग. तो इसमें आपका ग्रेन का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा. बट क्वेंचिंग इज ए फास्ट कूलिंग. फास्ट कूलिंग मींस क्या करा आपने, हॉट मेटल को आपने पानी में डाल दिया, चिल्ड वाटर उसमें आपने डाल दिया, तो क्या होगा कि बहुत तेजी से उसमें कूलिंग हो रहा है और इसके कारण से जो है ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तीन मेथड होते हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप कूलिंग विदाउट हॉट वर्किंग, आप यहाँ पे एनीलिंग कर रहे हो. एनीलिंग इज डन एट दिस पॉइंट. ओके, सो ड्यू टू एनीलिंग द ग्रेन साइज विल रिमेन सेम. बट आप यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इस टेम्परेचर तक हीट किया. दिस इज अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 900 डिग्री सेल्सियस. लेट्स सपोज देन व्हाट इज हैपनिंग, आपने हॉट वर्किंग किया. हॉट वर्किंग करने से क्या होगा, ग्रेन्स का साइज छोटा हो जा रहा है. ओके, तो ग्रेन का साइज जब छोटा हो रहा है, अब आपने इसी टेम्परेचर पे लेट्स सपोज 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही आपने इसको छोड़ दिया. 900 यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है. आपने क्या किया, हॉट वर्किंग करके आपने देखा कि नाउ ग्रेन्स छोटे हो गए हैं, अब आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, अभी भी ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से क्या है, ऊपर है. ठीक है, तो जितना ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है फिर से ग्रेन ग्रो करने लगेगा, बिकॉज जितना भी टेम्परेचर एवं होगा ना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, ग्रेन विल इंक्रीज इट्स साइज. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल इंप्रूव. अगर 200 डिग्री सेल्सियस ऊपर है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से तो और भी उसका ग्रेन साइज बड़ा हो जाएगा. तो यही केस यहाँ पे हो रहा है. अगर आपने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टॉप कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, रूम में रख दिया कि नाउ आवर वर्क इज डन, आपको पता चलेगा व्हेन यू विल सी कि उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया. रिड्यूस कैसे हुआ, बिकॉज यू सी, बिकॉज इट इज मच मोर अबव देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो ग्रेन हैज इंक्रीज्ड. ग्रेन का साइज इंप्रूव हो गया और उसके बाद वही साइज रह गया. तो ग्रेन साइज क्या है, इनिशियल जो साइज था उससे ज्यादा है, सो ड्यू टू दैट स्ट्रेंथ विल बी लोअर. तो अब कब तक हमें क्या करना है, हॉट वर्किंग करना होगा. तो आप देखिए, यू हैव डन ऑलरेडी हॉट वर्किंग, ग्रेन साइज इज रिड्यूस्ड. आफ्टर दैट द हॉट वर्किंग शुड बी कंटिन्यूड. मतलब प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. आपको यहाँ तक उसको पकड़ के रखना है, नहीं तो क्या होगा, ग्रेन साइज इंप्रूव हो जाएगा. तो 900 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक लाना होगा आपको, उसके बाद ही आप ना उसको ठंडा कर सकते हो, कूल डाउन कर सकते हो. तो हॉट वर्किंग मतलब आप उसको प्रेस करके रखना है, नो द ग्रेन शुड नॉट इंप्रूव. हॉट वर्किंग मीन्स यू हैव टू गो ऑन हैमरिंग द ऑब्जेक्ट टिल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. 900 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया अब टेम्परेचर, अब उसमें क्या है ना, उसका ग्रेन साइज इंप्रूव करने का चांस नहीं है, बिकॉज इट इज नाउ लोअर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. सो द ग्रेन साइज will remain reduced and its strength and hardness will improve. So that's what is the temperature at which hot working is completed is what, recrystallization temperature. आपको recrystallization temperature तक ही hot working करना पड़ेगा. ठीक है, आप उससे ऊपर अगर आपने छोड़ा
तो क्या होगा, ग्रेन साइज फिर से बड़ा हो जाएगा और इससे स्ट्रेंथ आपका लोअर हो जाएगा। सो दिस इज about hot working. Tomorrow I will talk about difference between hot working and cold working.